हाय दोस्तों, आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। लगभग आज वीडियो बनने में लेट थोड़ा हो गया ज़्यादा, बनाने का इच्छा नहीं करता है जल्दी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के दो शासकों के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक एक परोपकारी शासक था दोस्तों। क्या था? यह एक परोपकारी शासक था और यह इसको प्रयोग करने का बहुत शौक था। इसने अपने जीवन काल में 5 प्रयोग किया था। और ये अपने जीवन काल में 5 प्रयोग किया था। और जैसे मान लेते हैं इसके दोस्तों, पहला इसने प्रयोग किया था अपने जीवन काल में, इसने 5 प्रयोग किया था। पहला इसने प्रयोग किया था खुरासान युद्ध की, और पांचों का पांचों जो इसका प्रयोग था, मिशन था, वो असफल हो जाता है। पहला प्रयोग किया था खुरासान मिशन की विफलता, खुरासान मिशन की विफलता दोस्तों। इसने दोस्तों खुरासान एक मिशन किया था जिसमें विफल हो जाने के कारण इसे कहा जाता है खुरासान मिशन की विफलता। और इसने दूसरा जो प्रयोग किया था उसको किया था कराचीन मिशन की विफलता। और तीसरा इसने प्रयोग किया था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। चौथा प्रयोग किया था इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तांबे के सिक्के के स्थान पर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया था, जिससे लोग घर पर ही सिक्के बनाने स्टार्ट कर देते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और पांचवा इसका था राजधानी परिवर्तन। दोस्तों क्या होता है कि राजधानी इसका परिवर्तन क्यों करता है? क्योंकि इसकी जब दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली। और इसी के शासनकाल में दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मैक्सिमम विद्रोह होता है। सबसे अधिक विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। सबसे अधिक विद्रोह दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। इसी के शासनकाल में जब दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहा था, कहाँ पर? देवगिरी में जब दक्षिण भारत में मैक्सिमम विद्रोह हो रहा था दोस्तों, तो इसने क्या किया कि दिल्ली से राजधानी उठा करके दौलताबाद कर दिया। कहाँ से कहाँ कर दिया? दौलताबाद कर दिया। और दौलताबाद करने की वजह से दक्षिण भारत में तो विद्रोह शांत हुआ, लेकिन उत्तर भारत में एक नया विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ये जो सूबेदार होते थे, ये विद्रोह क्यों करते थे? क्योंकि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे। अब जब स्वतंत्र घोषित करते थे तो उनको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना पड़ता था। इसलिए जब उत्तर भारत में ज़्यादा विद्रोह होने लगता है, तो उत्तर भारत में विद्रोह को दबाने के लिए फिर इसको मजबूरन राजधानी दिल्ली लानी पड़ती है। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रयोग। और इस मैक्सिमम विद्रोह जो है इसी के काम में होते हैं। और मैक्सिमम साम्राज्य का विस्तार, सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? इसी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों मैक्सिमम विद्रोह।
और दोस्तों इसने एक सिंचाई विभाग के लिए एक विभाग बनाया था दोस्तों। इसने सिंचाई के लिए एक विभाग बनाया था जिसको कहा जाता था दीवाने कोही। इसने एक सिंचाई के लिए एक विभाग बनाया था जिसे कहा जाता था दीवाने कोही। सिंचाई के लिए इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने कोही। दीवाने कोही इसका सिंचाई विभाग था। क्या था दोस्तों? यह इसका सिंचाई विभाग था जिसका नाम था दीवाने कोही। और इसमें महत्वपूर्ण, इसे दोस्तों पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। थोड़ा सा मिटावना लेंगे, कुछ नहीं है यार, मिटावना वाला नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है दोस्तों। इसको मिटा देना। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि अपने जीवन काल में 5 प्रयोग किया था और यह पांचों का पांचों इसका प्रयोग फेल हो गया था। दीवाने कोई, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन दिल्ली सल्तनत से पागल सुल्तान भी कहा जाता है। पागल सुल्तान भी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कोई था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका क्या नाम था, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है दोस्तों? मोरक्को एक देश है जो अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो मोरक्को एक देश है। वहाँ से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता का है, क्या नाम था उसका? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या नियुक्त किया था? इसे इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त था? काजी। काजी एक पद होता है दोस्तों, न्यायाधीश का पद। न्यायाधीश का पद होता है। एक न्यायाधीश का पद होता है और इसे काजी नियुक्त किया था दोस्तों इब्न बतूता। इब्न बतूता का दोस्तों एक पुस्तक का भी नाम था। इसकी एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, पुस्तक लिखा था। किसका नाम था? पुस्तक का क्या नाम था? तो इब्न बतूता की एक पुस्तक लिखा था और इसके पुस्तक का क्या नाम था? तो रेहला। क्या नाम था? रेहला। रेहला पुस्तक किसकी थी दोस्तों? तो इब्न बतूता की पुस्तक थी। इसमें दोस्तों डाक सेवा का उल्लेख मिलता है। डाक विभाग का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रेहला पुस्तक में मिलता है। और ये हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु होती है दोस्तों ठट्टा मिशन में होती है। कब होती है? ठट्टा विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब होती है? तो ठट्टा विद्रोह के दौरान अंतिम चरणों में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग अब बात करेंगे 1325-25 ईस्वी के आसपास। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके इतिहासकार कहते हैं इसके बारे में कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई दोस्तों। ये मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। विशेषकर होली में भाग लेता था। हिंदू त्योहारों में भाग लेता था मोहम्मद बिन तुगलक।
तो ये तो दोस्तों बात थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है ना। जब इसकी मृत्यु ठाटा में हो जाती है तो जनता को ये ना लगे कि अब ये जो साम्राज्य दिल्ली सल्तनत है यह एक उत्तराधीन हो जाए, इसलिए दोस्तों यह फिरोज शाह तुगलक को उत्तराधिकार सौंप देता है या उत्तराधिकार घोषित कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों आएगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक एक परोपकारी शासक था। यह एक जब इसके बारे में एलिफेंस्टीन ने ये दोस्तों एलिफेंस्टीन कौन थे? तो ये इतिहासकार थे। इतिहासकार जब एलिफेंस्टीन ने जब इसके बारे में पढ़ा जाना तो इसे क्या कहा? एलिफेंस्टीन इसे कहते हैं। इसके बारे में जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़े तो इन्हें कहें कि ये धार्मिक तौर पर यह धार्मिक तौर पर औरंगजेब था। क्या था? यह धार्मिक तौर पर औरंगजेब था और यह एक परोपकारी शासक भी था। यह औरंगजेब क्यों इसे कहा जाता है धार्मिक तौर पर औरंगजेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 2 भारतीय मंदिरों को तोड़वा दिया था। दो भारतीय मंदिरों को तोड़वा दिया था, इसलिए इसे धार्मिक तौर पर औरंगजेब कहा जाता है। मंदिरों को तोड़वा दिया था इसलिए इसे औरंगजेब कहा जाता है। पहला कौन सा मंदिर? तो उड़ीसा के पुरी का मंदिर, उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी का मंदिर को तोड़वा दिया था। और दूसरा ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया था। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया था। 2 मंदिरों को इसने तोड़वाया था, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का मंदिर और ये ज्वालामुखी का मंदिर तोड़वा दिया था। इसलिए इसे धार्मिक तौर पर औरंगजेब कहा जाता है एलिफेंस्टीन ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने महत्वपूर्ण कार्य करने की वजह से इसे परोपकारी शासक भी कहा जाता है और इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक, इसको भी सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहरों को बसाया था। कितने शहरों को बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहरों को बसाया था। पहला कौन सा शहर था दोस्तों? तो पहला शहर इसने हिसार बसाया था। हिसार हरियाणा का शहर है। हरियाणा का एक शहर है हिसार। हरियाणा का एक शहर है हिसार। और दूसरा दोस्तों इसे शहर बसाया था फतेहाबाद। था। अपने बेटे के नाम पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर कौन सा शहर बसाया था? तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद को बसाया था। किस शहर को बसाया था? फतेहाबाद, क्योंकि इसके जो पुत्र का नाम था, क्या नाम था? फतेह खां था। और इसी फतेह खां के नाम पर दोस्तों एक शहर बसाया था फतेहाबाद। तीसरा शहर को बसाया था फिरोजपुर। ये दोस्तों पंजाब में पड़ता है। ये फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। चौथा बसाया था दोस्तों फिरोजाबाद। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों है। ये उत्तर प्रदेश का शहर है फिरोजाबाद। इसे उत्तर प्रदेश कांच की नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की कांच की नगरी, चूड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों यह फिरोजाबाद। इसके बाद बसाया था, चौथा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा बसाया था फिरोज शाह कोटला बसाया था। फिरोज शाह कोटला शहर को बसाया था। ठीक, छठवां को बसाया था दोस्तों अपने जौना खां के नाम पर। दोस्तों जौना खां के नाम पर जौनपुर को बसाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जौनपुर को किसने बसाया था? जौनपुर को
किसने बसाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था। किसके नाम पर? जौना खां के नाम पर। जौना खां के नाम पर जौनपुर को बसाया था। इसने 6 शहरों को बसाया था: हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर। 6 शहरों को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसे परोपकारी शासक भी कहा जाता है। इसने दोस्तों ये दासों से बहुत लगाव होने के कारण दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक मैक्सिमम दासों की संख्या इसी के काल में मिलेगी। दासों की मैक्सिमम संख्या इसी के काल में मिलेगी। मैक्सिमम दासों की संख्या। और इन दासों को नियंत्रित करने के लिए एक विभाग बनाया था जिसे कहते हैं दीवाने बंदगान शहर को बसाया था। और मैक्सिमम दासों की संख्या। और इसने दोस्तों एक मेडिकल फैकल्टी देने के लिए अपने जनता के बीच में मेडिकल फैकल्टी देने के लिए एक विभाग बनाया था। मेडिकल फैकल्टी देने के लिए एक विभाग बनाया था जिसे कहते हैं दारूफ सिफा भी एक विभाग बनाया था मेडिकल फैकल्टी देने के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक बायोग्राफी लिखा था। फिरोज शाह तुगलक एक पढ़ा लिखा शासक था, इसलिए अपनी एक, इसको मिटा दे, हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक अपनी पढ़ा लिखा शासक था, सुल्तान था, इसलिए अपने एक बायोग्राफी लिखा था। बायोग्राफी का नाम क्या था? फुतुहत ए फिरोज शाही अपनी एक बायोग्राफी लिखा था। इसकी बायोग्राफी क्या नाम था? 1,80,000 लगा, इसके दास थे 1,80,000। इसने एक बायोग्राफी इसकी थी। इसकी जो बायोग्राफी का नाम था फुतुहत ए फिरोज शाही। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 विभाग होंगे, एक विभाग। दोस्तों इसने एक दान विभाग बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? एक दान विभाग बनाया था, दान विभाग। और ये दान विभाग को क्या कहा जाता था दोस्तों? दीवाने खैरात। क्या कहा जाता था? दीवान ए खैरात कहा जाता था। खैरात एक विभाग बनाया था जिसे कहा जाता था दीवाने खैरात विभाग। ये दानों का एक विभाग था, दीवाने खैरात विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तनत काल में दिल्ली सुल्तान को पद को वंशानुगत कर दिया था। सुल्तान पद को वंशानुगत कर दिया था। और दिल्ली सल्तनत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाला कोई शासक था तो फिरोज शाह तुगलक था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये प्रथम शासक था। प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये प्रथम सुल्तान था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। और इसके बाद और हम लोग बात करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत 1200 दिल्ली में 1200 बागों को स्थापना किया था। 1200 बागों का निर्माण किया था। 1200 बागों का निर्माण किया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि ये हिंदू माता का शासक था, हिंदू माता का बेटा था दोस्तों। 1200 बागों का निर्माण किया करता था। और कुछ बच रहा है इसके बारे में, थोड़ा सोच लेने दीजिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में। हाँ दोस्तों, ये एक योग्य शासक था। कैसा शासक था? ये एक योग्य शासक था। और इसका जो शासन काल था दोस्तों वो 1300
1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। इसके बाद दोस्तों 5 अयोग्य शासक बनते हैं। तुगलक वंश में 5 अयोग्य शासक बनते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वर्ष तक कोई शासन करने वाला कोई वंश था तो तुगलक वंश था। 1388 में दोस्तों इसके बाद 5 अयोग्य शासक बनते हैं। इसके बाद 5 अयोग्य शासक बनते हैं, लेकिन तुगलक वंश का जो अंतिम शासक बनता है वो था नसीरुद्दीन महमूद। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था दोस्तों? नसीरुद्दीन। 5 अयोग्य शासक बनते हैं। इसके बाद 5 अयोग्य शासक बनते हैं। फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लिख देते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी स्थापना हुई थी? बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत में ये हिंदू साम्राज्य थे। ठीक, यहाँ पे क्लियर। अब बात 5 अयोग्य शासक होते हैं। तुगलक वंश में जो अंतिम जो शासक होता है वो नसीरुद्दीन महमूद। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासन काल था नसीरुद्दीन महमूद का 1394 ईस्वी से लेकर के 1414 तक। ठीक, क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद नाम था। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इसी के शासनकाल में आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है दोस्तों इसी के शासनकाल में। कब होता है? तो 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में आक्रमण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसी का नसीरुद्दीन महमूद का एक मिनिस्ट्री था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां नाम था। इसी खिज्र खां ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अगला वंश का स्थापना कर देता है। इसी ने हत्या कर देता है। खिज्र खां ने हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद एक नया वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम था सैयद वंश। तो अगला हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सैयद वंश के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सैयद वंश और लोधी वंश। दो वंश बचे हुए हैं, सैयद और लोधी। ठीक है।